वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। और आज हम मिलेंगे डॉक्टर मदिया से। डॉक्टर साहबा जो है एंडोक्रिनोलॉजी को देखती हैं हेड है बल्कि। और आज हम इनसे बात करेंगे डॉक्टर मदिया नज़र से इंसुलिन और डायबिटिक के जो पेशेंट्स हैं कि उनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस और फिर ये जब हमने इंसुलिन लगाना शुरू करना है ये वाला मरहला कैसे आसान किया जा सकता है और इससे जुड़ी हुई पेचीदगियाँ क्या हैं, उन्हें कैसे कम से कम रखना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आपके हॉस्पिटल में एज HOD आप कितने देखती हैं कि ज़्यादा लोग अब आ रहे हैं डायबिटीज़ के लिए या शुगर के मर्ज़ में मुब्तला जो लोग हैं? देखिए, पहले तो ये था कि ज़रा डिस्ट्रीब्यूटेड होते थे जब तक हमारा डिपार्टमेंट नहीं था, लेकिन जब हमने क्लिनिक स्टार्ट किया 2018 में, उसके बाद हमें अंदाज़ा हुआ कि ये नंबर इतना ज़्यादा है कि रुकने का नाम ही नहीं लेता। मतलब हम OPD में बैठे होते हैं तो हमारी पर्चियाँ ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। बाज़ों का 3 साढ़े 3 बजे तक हमें मरीज़ों को देखना पड़ता है और हर बार नए मरीज़ जो हैं उनकी प्रोपोर्शन आप तकरीबन 50% कह रहे हैं और कुछ पुराने पेशेंट्स होते हैं जिनके कोई इश्यूज़ होते हैं वो 30-40% होते हैं हर बार। और मतलब ये चूँकि आपका एक सरकारी अस्पताल है, जनरल हॉस्पिटल है और बड़ा हॉस्पिटल है रावलपिंडी इस्लामाबाद के, तो इसलिए मैं ये जानना चाह रही थी कि जो लोग आते हैं उनका ताल्लुक किसी ख़ास आपने कभी नोट किया हो, एज से, जेंडर से, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, कुछ ऐसी चीज़ें जो कॉमन हो? हर तरह के सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से लोग आते हैं, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है तो ज़्यादातर मिडिल या लोअर क्लास के लोग ज़्यादा होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा ये कि हर तरह के लोग, मतलब हमारे पास यंग लड़कियां हैं, मतलब ये कि 20 इयर्स की, 20 to 30 इयर्स के दरमियान में है, 30 to 40 इयर्स के दरमियान में है। पहले एक था ना कि जी 50+ पे डायबिटीज़ होती है, अब ऐसे नहीं है। बहुत ज़्यादा ये भी देखा गया है कि हमारी ख़वातीन में वेट पुट ऑन जिन्होंने किया होता है उनको जल्दी शुगर, इम्पेयर्ड फास्टिंग तो बहुत जल्दी आ जाती है। सही। इसी तरह से गायनी की जो पेशेंट्स हैं कि जिनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज़ होती है, अच्छा वो इस बात से अनअवेयर होती हैं कि वो 50% एट रिस्क हैं अगले 5 सालों में डायबिटीज़ होने के लिए। 50% एक बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। इसका मतलब है कि उनको बहुत ज़्यादा परहेज़ और उसकी ज़रूरत है ताकि वो मुकम्मल डायबिटीज़ में दाखिल ना हो। और ये चीज़ जो है हम बताते तो हैं, लेकिन समहाउ मतलब ये कि ज़िंदगी का स्ट्रेस है, काम का स्ट्रेस है, बच्चों का, फिर डाइट है, फिर ज़ाहिर है वर्किंग इन्वायरमेंट कैसी है, घर में काम वगैरह, ये सब चीज़ें प्लस ऑन होके ना फिर अल्टीमेटली फुल ब्लोन डायबिटीज़ आती है। सही। तो कोई एज लिमिट हम नहीं देख रहे, हम तो हर तरह के पेशेंट आ रहे हैं। अच्छा, अब जो आपने कहा 20-30 साल की लड़कियां या लड़के जो इसका शिकार हो रहे हैं, वो टाइप 1 डायबिटीज़ के ज़्यादा पेशेंट्स की आप बात करिए या टाइप 2 अब डायबिटीज़ ये की भी बात बड़ा करिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ़रा, कि हम ये मतलब ये क्या, अब जो है ना, पहले था कि जी आप पहले एक सोच थी कि आप टेस्ट करा लें और आपको एंटीबॉडी टेस्ट अगर पॉजिटिव है तो टाइप 1 है, लेकिन वो टेस्ट तकरीबन 90 to 95% में सेंसिटिव है, लेकिन 5% 10% में आपको नहीं मिलेगा। तो इसका ये कोई गारंटी नहीं है कि आपका टेस्ट पॉजिटिव होगा तो ही आप टाइप 1 होंगे या 1.5 होंगे, जिसमें इंसुलिन अल्टीमेटली जल्दी आती है। हमारे पास जो है 20 to 30 ईयर्स ऑफ एज में हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको ऑब्ज़र्व करते हैं 6 महीने साल में, जिसमें हम टैबलेट्स बढ़ाते हैं। लेकिन अगर हमें टैबलेट्स के साथ 1 महीने के अंदर अंदर शुगर्स जो हैं वो लेस दैन 200 नहीं मिलती मैक्सिमम डोज ऑफ टैबलेट्स पे, तो दैट मीन्स कि आपकी टाइप जो है ये 1.5 में चेंज हो रही है या 1 में चेंज हो रही है, सही। और इंसुलिन पे हमें डालना पड़ता है। सही। तो ये फ़ैसला हम बार बार मरीज़ों को ये बात बताते हैं कि जी ये फ़ैसला हम आपकी शुगर्स देख के करेंगे, और आप मतलब ये कि ये पहले से कह देना कि कुछ लोग आते हैं ना कि नहीं जी हमने इंसुलिन नहीं लेनी, हमें गोलियां दे दें। तो मैं ये समझाती हूँ कि ये चॉइस नहीं है, ये मजबूरी है कि हम कोई बंदा इंसुलिन खुशी से नहीं लगवाना चाहता। ज़ाहिर है उसमें ट्रिक्स होते हैं, उसमें आपके लिमिटेशन आती है खाने पीने की, आपको खाने पीने का ख्याल रखना है, उसको इंसुलिन के साथ मैच करना है। तो ये चॉइस नहीं होती है जब आपकी बीमारी 1 या 1.5 में चेंज हो रही हो तो। ठीक है। अभी आपने जैसे जिक्र किया कि जिन लोगों को गेस्टेशनल डायबिटीज़ या मतलब प्रेगनेंसी के दौरान जिनको ज़ियाबितिस का मसला हो जाता है, जिन ख़वातीन को, उसकी वजूहात क्या होती हैं डॉक्टर मदिया? और आपने एक जिक्र किया कि उनको 50% चांस ज़्यादा होता है आम लोगों की निस्बत ज़ियाबितिस का होने का। तो परहेज़ का भी आपने जिक्र किया कि उन्हें बहुत ज़्यादा परहेज़ करने की ज़रूरत है। किस परहेज़ का जिक्र कर रही हैं आप? देखिए बात ये होती है कि कुछ फीमेल्स ऑलरेडी बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं GDM के, जिसमें फैमिली हिस्ट्री होना, वेट का ज़्यादा होना, स्ट्रेस का होना,
इसके अलावा जेनेटिक्स बड़े इंपॉर्टेंट इसमें हो जाते हैं। आपका डाइटरी इंटेक कैसा रहा ड्यूरिंग, क्योंकि अमूमन प्रेगनेंसी में लोग कहते हैं बस खाना चाहिए, ज़्यादा खाना चाहिए क्या कि बेबी हेल्दी हो। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एज का है जितनी ज़्यादा एज होगी उतने ज़्यादा प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ का चांस बढ़ जाता है, और आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में कितनी ज़्यादा इंसिडेंस था डायबिटीज़ का। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको प्रोन कर देती हैं कि आपको GDM हो सकती है। ठीक है। फिर उसमें ऐसा क्या परहेज़ है कि जिसके साथ जिन ख़वातीन को ये हुआ हो वो फिर मतलब है कि प्रॉपर पेशेंट ना बन जाए डायबिटीज़ की? देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो इसमें कार्ब्स हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे यहाँ पे एक जनरल थॉट है कि जी बस चीनी अवॉइड करनी है ना, चीनी उसका एक हिस्सा है। सबसे इम्पॉर्टेंट कार्ब्स आपके आटा है। आटा सबसे ज़रूरी चीज़ है। हमारे यहाँ पे जब से भी लोगों को पूछें जी वो रिफाइंड आटा खाते हैं, सफ़ेद आटा, बिकॉज इट्स टेस्टी, और वो तंदूर की रोटियां नान भी उसी से बनते हैं, तो वो बड़े शौक़ से जी खाया जाता है। और जब हम जैसे ही उनको कहते हैं कि जी गंदम के आटे पे आएँ, वो हमसे हज़म नहीं होता, हमें एसिडिटी हो जाती है, और मतलब इतनी हमें रेजिस्टेंस मिलती है, तो हमें उनको बताना पड़ता है कि हम रिफाइंड आटे पे शुगर्स कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत जल्दी आपके बॉडी में जो है ना पीक करता है, और जब वो पीक करता है उस टाइम पे आपकी इंसुलिन का पीक नहीं आया होता, और नतीजा ये होता है कि वो शुगर्स पहले ही एलिवेट हो जाती हैं और फिर आपकी इंसुलिन असर नहीं कर रही होती है। दूसरा ये कि एक तो ये चीज़ है कि आपको आटा गंदम का लेना है। फिर जितनी भी चीज़ें मैदे से बनती हैं उसमें आपकी तंदूर की रोटियां, नान, पराठे शामिल हैं। तमाम बेकरी प्रोडक्ट्स, नमकीन, शुगर फ्री, डाइजेस्टिव, वो सब सफ़ेद आटे से, मैदे से बनते हैं। तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। फ्रूट्स जो है ना, हम अच्छा लोग ये कहते हैं कि कोई एक फ्रूट बता दें ना, हम फ्रूट्स की क्वांटिटी आपको लिमिट कराते हैं। सही। कि जी आप 15 मिलीग्राम के हिसाब से जो कार्बोहाइड्रेट हैं आप फ्रूट लें। अब उसमें आपकी हाफ़ एप्पल भी आ जाता है, हाफ़ केला आ जाता है, स्मॉल बोल ऑफ वाटरमेलन आ जाता है। ये सब फ्रूट्स जो है इनकी क्वांटिटी हम लिमिट कराते हैं। यानी फ्रूट मुकम्मल छोड़ना कोई भी नहीं है, लेकिन हम उसकी नहीं क्वांटिटी। छुड़वाते, लेकिन ये कहते हैं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पहले जो अब एक डायबिटीज़ की मैनेजमेंट एक साइंस है। आपके खाने का टाइम, आपके खाने की क्वांटिटी, ये बहुत मैटर करती है। अगर आप रात को खाने के बाद फ्रूट लेंगे तो आपकी शुगर तो सारी रात एलिवेटेड रहेगी। अगर आप दिन में हैं, आपने नाश्ता किया, अब उसके बाद ख़वातीन घर में काम में बिज़ी हैं, या जो मेल हैं वो अपने कामों में बिज़ी हैं, उस टाइम पे आप फ्रूट लेंगे तो वो आधे घंटे के अंदर आप यूटिलाइज़ कर लेंगे उस शुगर को, वो एलिवेशन आपको नहीं मिलेगी। शाम को हम क्या करते हैं, हम खाने के बाद टीवी के आगे बैठ जाते हैं, तो वो तो फिर आपका जो भी अंदर है वो उधर ही रहेगा ना। इसी तरह से दोपहर को खाने के बाद लोग लेट जाते हैं, तो हम यही एडवाइस करते हैं कि इन चीज़ों को मॉर्निंग में रखें, ताकि उस टाइम पे आप चलें फिरें और फौरी तौर पे आपकी ग्लूकोज कंज्यूम हो जाए ना। तो इसी तरह से जो फ्रूट जूसेस हैं वो अलबत्ता हम ज़रूर रोकते हैं, वो लिक्विड शुगर है, ठीक है, जूसेस जो है ना, तो अगर आप वो लेंगे तो फिर उसके बाद मतलब आपकी शुगर ज़रूर एलिवेट होगी। ठीक है। उससे बेहतर होता है कि आजकल सबसे बेहतरीन है, आजकल आप लस्सी पिएँ घर के दही से, वो बहुत अच्छा प्रोटीन का इंटेक है उसमें शामिल है। उसमें बेशक हल्का सा, अगर आप हाइपरटेंसिव नहीं है, नमक डाल लें, वरना आप स्टीविया यूज़ कर लें, तो वो आप बतौर मशरूब यूज़ करें, या फिर आप नींबू पानी में स्टीविया डाल लें। तो ये चीज़ जो है ना, मतलब कि ये चीज़ आप ऑल्टरनेट के तौर पे लें। तो ये सब परहेज़ है जो हम उनको समझाते हैं। और ये कि आप अपना वेट जो है ना मेंटेन करें ना। अच्छा लोगों से पूछें आप रोटी कितनी ले रहे हैं जी, सुबह हम कभी एक ले, दोपहर को कभी एक ले लेते हैं, कभी 2 ले लेते हैं। मतलब आप अपना ना एक रूटीन बनाएं लाइफ की, कि जी सुबह मैं एक खाता हूँ, दोपहर को एक, रात को एक ना, उसको कम ज़्यादा ना करें, क्योंकि जब हम आपको मेडिसिन दे रहे होते हैं ना, हम आपकी डाइट के मुताबिक दे रहे होते हैं। जब आप अपनी डाइट को ऊपर नीचे बार बार करते हैं तो फिर आपकी शुगर्स, अब वो कहते हैं जी कभी 250 पे चली जाती, कभी 200 पे, तो जिस दिन आप अपनी रोटी बढ़ाएंगे उस दिन तो डेफिनेटली 250 पे जाएगी, क्योंकि हमने मेडिसिन सेट की है कि जी आप सुबह दोपहर शाम एक रोटी लेते हैं। ठीक है ना, और आपकी मेडिसिन उसी पे काम कर रही होगी। ठीक है। फिर हमें मेडिसिन बढ़ानी पड़ती है, फिर बाद का जब हम बढ़ाते हैं तो आप रोटी कम कर देते हैं, फिर आप हाइपो में जाते हैं। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अपनी डाइट, हम यही समझाते हैं कि डाइट की मिकदार को हद्दुल विसा फिक्स रखें, उसको कम ज़्यादा मत करें। ठीक है, तो तब उस सूरत में आपकी दवाइयाँ जो है ना वो सही काम करती हैं। लेकिन ज़रा अब ना जो गाइडलाइंस आई हैं ना वो चेंज हो गई हैं। क्या चेंज? अब चेंज ये आई है कि जी वो गोलियों को बहुत पीछे ले गई हैं। मेन हमारे पास सिर्फ 2 मेडिसिन हैं, जो कि आप याद रखें कि आपकी शुगर को बस एक ख़ास, मतलब 200 से 250 के दरमियान होगी तो शायद वो कंट्रोल कर लें। उससे आगे जो जब शुगर जाती हैं ना, तो वो दवाइयाँ फिर जो असल दवाइयाँ थी जो कि हमने पिछले 10 साल बहुत इस्तेमाल की हैं,
उसमें आपके इंसुलिन रिलीज़ करने वाली दवाइयाँ हैं जो कि हमारे बहुत सारे नामों से, सुनहरे पत्ते वाली गोली है उसमें, इसके अलावा कुछ दूसरी गोलियाँ हैं जो कि बड़े आम मिल जाती हैं और बड़ी कॉमन यूज़ बड़ी में कॉमन है, 500-600 का आपको पूरे महीने का पैकेट मिल जाता है। लेकिन वो अब गाइडलाइंस में बहुत पीछे चली गई हैं। गाइडलाइंस में मेन अब 2 दवाइयाँ हैं जो कि काम करती हैं। एक काम करती है आपकी किडनी पे, वो आपकी ग्लूकोज को किडनी से निकालती है। दूसरी काम करती है आपके लिवर पे, वो लिवर से ग्लूकोज को कम कर देती है। इन 2 दवाइयों से आगे वो प्रेफर करते हैं कि आप इंसुलिन शुरू करें। सही। और और ये एक बड़ा मेजर शिफ्ट है डायबिटीज़ की मैनेजमेंट में। और इसका मतलब है कि ये बहुत एक्सपेंसिव भी हो गया है अब एज़ कम्पेयर टू पिछले नहीं, शुरू लेकिन में। फ़र्क अब ये एक और मैं आपको बताऊँ, हमारे लोगों को इस बात की बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है कि पाकिस्तान में इस वक्त कम अज़ कम 15 किस्मों की इंसुलिन मौजूद है। पहले एक इंसुलिन आती थी, सबको वही पता है कि जी वही लगानी है, प्री मिक्स इंसुलिन। हम उससे अब बहुत आगे जा चुके हैं। हमारे पास हफ्ते, कुछ लोग आके कहते हैं जी हफ्ते में 1 दिन वाली इंसुलिन है। हफ्ते में 1 दिन वाली अभी इंसुलिन आई नहीं है, दुनिया में आ गई है, हमारे पास अभी नहीं आई। वी आर होपफुल कि नेक्स्ट ईयर आ जाएगी। हफ्ते में 1 दिन वाला हमारे पास जो है वो हार्मोन है, उसको GLP कहते हैं। GLP हार्मोन जो है ना, वो भी आपकी मर्ज़ी है कि आप उसको हर महीने, हर हफ्ते लगाएं, साथ में आप टैबलेट्स लें। और उससे बेहतर अगर आप बहुत ही आपको है कि जी नहीं, फिर इंसुलिन हम ये प्रेफर, अगर हमें लगे कि मरीज़ का वेट बहुत कम है या उसको भूख नहीं लग रही है और GLP उसके वेट को मज़ीद कम करेगी या भूख ख़त्म करेगी, तो फिर हम इंसुलिन पे ले जाएं। तो अब हमें इंसुलिन को ना जल्दी लाना पड़ेगा, क्योंकि यही हेल्दी तरीका है। जितनी जल्दी आप इंसुलिन पे आएंगे उतनी ज़्यादा जो है ना आप हेल्दी रहेंगे। अच्छा, हाँ। तो अब मुझे ये बताइए कि इंसुलिन के लगाने में कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं? बहुत लोगों में बहुत खौफ है इंसुलिन का। सबसे बड़ा खौफ तो 2 खौफ हैं, एक नीडल का, एक शुगर लो होने का। नीडल जो है, क्योंकि मैं अपने क्लिनिक में तो मैं पेशेंट को नीडल लगाती हूँ और मैं उसको एक दफ़ा बगैर इंसुलिन के नीडल लगा के दिखाती हूँ कि कितना पेन होता है। मेजॉरिटी पेशेंट्स जो है ना, उनके चेहरे पे एकदम से इतनी हैरत आती है कि बस लग गया, पता ही नहीं चला। मतलब अब जो नीडल्स हैं वो बाल की तरह पतली हैं और वो आपके नाखून से भी छोटी हैं, उससे पेन नहीं होता। ठीक है, आपको बिल्कुल एक फीलिंग आती है कि जैसे आपको किसी ने टच किया है बस। इसके अलावा ये कि जो दूसरा फियर है हाइपोग्लाइसीमिया का, तो उसकी मैनेजमेंट हम आपको सिखाते हैं कि जी अगर आपने रात को एक टाइम इंसुलिन लगा रहे हैं तो आप खाली पेट ना सोएं, हाफ कप मिल्क लेके सोएं। अगर आप सुबह नमाज के टाइम पे उठते हैं तो उस टाइम पे आप 1 या 2 स्लाइसेस सेब की ले लें, फिर आपकी शुगर फॉल नहीं करती है। क्योंकि ये इंसुलिन जो है ना, ये वो वाली इंसुलिन नहीं है जो एकदम से शुगर गिराती है, नहीं, ये आहिस्ता आहिस्ता 24 घंटे तक रहती है और ये इतना जल्दी आपको जो है ना लो नहीं करती। अनलेस ये कि आपको कोई उल्टी हो या मोशन लगे हुए हो, तब हम भी केयरफुल हो जाते हैं, हम रोक भी देते हैं, बता भी देते हैं। तो इसको कहते हैं सिक डे रूल्स। यानी सिक डे रूल्स हैं क्या, वो बता सिक डे दीजिए। रूल्स यही हैं कि जी अगर आपको मोशन है या आपको उल्टी आ रही है या फिर आपको भूख नहीं लग रही है, आपको फीवर है, आप अपनी शुगर चेक करें। अगर आपकी शुगर जो है वो मोर देन 250 हैं तो फिर आप इंसुलिन जो है ना उसको लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी शुगर जो है वो लेस देन 200 ही रह रही हैं तो आप उनको इस इंसुलिन मत लगाएं। आप उस दिन अपनी शुगर मॉनिटर करें। जब शुगर आपको लगे कि, मॉनिटर से क्या मुराद है, सुबह दोपहर शाम खाने के 2 घंटे बाद, सिर्फ 6 डेज़ में, और अगर वो 250 से ऊपर जा रही है तो फिर आप अपनी इंसुलिन लें। ये मैं बात कर रही हूँ उस इंसुलिन की जो रात को लगती है, जिसका असर 24 घंटे रहता है। सही। फिर दूसरी इंसुलिनें हैं जो कि हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल हैं। और मतलब ये कि मैं ये कहूँगी कि हमारी गवर्नमेंट का एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है ये कि इन हॉस्पिटल्स में इतनी एक्सपेंसिव इंसुलिन्स, लाइफ सेविंग इंसुलिन्स हम पेशेंट्स को दे रहे हैं। ठीक है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट है? ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये बड़ा अप्रिशिएट करने वाली बात है कि क्योंकि इंसुलिन जो है वो दुनिया में 3 ही कंपनियां बनाती हैं, हमारे मुल्क में भी 3 ही कंपनियां हैं, उसके अलावा है ही नहीं। तो ज़ाहिर है उनकी प्राइस एक ख़ास हद से नीचे नहीं जाती है। ठीक है, चाहे वो लोकल भी हो, तो लोकल कंपनीज़ भी जो लेके आई हैं उनकी प्राइस में भी 100-200 का फ़र्क है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो मतलब ये कि हम, आप समझ लें कि 1000-2000 की इंसुलिन जो है ना वो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हम दे रहे होते हैं। सही। तो अब आप इस पे लगा लें कि आपकी 1/3 पॉपुलेशन अगर डायबिटिक है तो उसमें अगर हमारा मेजर चंक जो है ना बजट का वो इन इंसुलिन्स पे निकलता है। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से लाइफ सेविंग का। तो और हमें भी खुशी होती है कि हम मरीज़ों को खाली हाथ नहीं लौटाते हैं ना, क्योंकि कोई रेडी वाला है, कोई रिक्शे चलाने वाला है, कोई कुछ है, आमदनी का बहुत लिमिटेशन है। तो इंसुलिन एक लाइफ सेविंग चीज़ है। अब हम इस चीज़ को दोबारा एक दफ़ा रिकैप करें। इतने हमने प्रोग्राम किए हैं कि आखिर क्यों ये अवेयरनेस की कमी है या हमारा लाइफस्टाइल इतना ख़राब हो गया है कि हमें ये सब कोई मसला होता जा रहा है और पाकिस्तान दुनिया में
शराय फैलाव के लिहाज से टॉप ऑफ द लिस्ट है। Top है। सबसे पहला मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा तेज़ी से शुगर जो में। है वो फैल रही है, बिल्कुल। और हर जो है तीसरा चौथा बंदा हमारा जो है वो शुगर के मर्ज़ का शिकार हो रहा है। तो वजूहात का तयन बड़ा ज़रूरी है कि वजूहात क्या हो है। गया अचानक, देखिए कैसे? मैं ये चाहूँगी कि मतलब अगर हम घर की ख़वातीन की पहले बात कर लेते हैं, हमारे यहाँ पे ना घर की ख़वातीन का ना एक्सरसाइज का ना कोई वो नहीं है, कोई मतलब ये कि एक होता है कि इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है इसको। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि घर की ख़वातीन के लिए हफ्ते में 3 दिन उनका अपना एक टाइम होना। घर के अंदर अगर आपका घर छोटा है, वो किधर वॉक करेंगी और किधर एक्सरसाइज करेंगी। तो एक हमें नॉर्म चेंज करने की ज़रूरत है कि हमारे घर की ख़वातीन के लिए भी घंटा कोई जिम हो, कोई एक्सरसाइज का एरिया हो जहाँ वो जाएं और जाके एक्सरसाइज करें, और उनको टाइम दिया जाए कि जी ये टाइम आपकी सेहत का है। इस टाइम पे बच्चों को लुक आफ्टर करना जो है ना, वो घर वाले उसकी थोड़ी सी जिम्मेदारी तो लेना यार। एक पूरा हफ्ता अगर एक खातून लुक आफ्टर कर रही है तो वीकेंड पे उसको भी घंटा दे दें कि वो जाके एक्सरसाइज करें, और वो भी उस टाइम को यूटिलाइज करें कि अगर उनको दिया गया है तो उसमें प्रॉपर एक्सरसाइज करें उसे 1-2 घंटे और में जाके। एक्सरसाइज आप किसको कहती हैं? ख़वातीन वॉक करती हैं बाज़-औक़ात हल्की फुल्की? देखिए अगर वॉक करनी है ना तो वो हफ्ते में मतलब एक होता है कि आप वेट लूज़ कराने के लिए वॉक कराएं, एक होता है कि आप शुगर मेंटेन करने के लिए वॉक कराएं। जो शुगर मेंटेन करने वाली वॉक है वो डेली होगी तो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। अगर बाकी 4 दिन वॉक नहीं हो रही उस दिन तो शुगर पीक करेगी ना। और ये वॉक कितनी देर की होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए? ब्रिस्क वॉक, इतना तेज़ चलें कि आपको सांस चढ़े और आप बात करें तो मतलब आपसे सेंटेंस में थोड़ा रुकावट आए। और ये कि क्या कहते हैं उसे, जो रिक्वायरमेंट है 15 से 20 मिनट, 15 से 20 मिनट डेली। ठीक है। बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा लें। कुछ लोग मुझे आके कहेंगे कि जी हमने कल 3 किलोमीटर वॉक कर ली, 6 किलोमीटर। मैंने कहा हमें आपकी ना तवातर चाहिए, हमें एक रेगुलर वॉक चाहिए, तो आप उतनी करें जो आप रोज़ कर सकें। बजाय कि एक दिन आप 6 किलोमीटर करें और फिर कहें बस अब तो मैं थक गया, मेरे से नहीं होती। तो ये नहीं है। ठीक है। और मेन में भी यही है कि याद रखें कि अगर आप जिम कर रहे हैं ना, मतलब अगर आप जाके वहाँ पे प्रॉपर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, कार्डियो मतलब कि एक तो एक्सरसाइजेज है ना जो कि आपकी टांगों की, पेट की अलग हैं, बाजुओं की और टांगों की हैं, फिर एक आपकी वेट लिफ्टिंग है। मैं ख़वातीन को वेट लिफ्टिंग का नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी आप कार्डियो करें। उसमें भी फिर ये है कि ज़ाहिर है आपकी कार्डियो आपके वेट के मुताबिक होनी चाहिए। अब एक वेट ज़्यादा है तो आप घुटनों वाली बैठने वाली एक्सरसाइज तो नहीं कर सकते, तो बैठ के करना, लेट के करना। देयर आर न्यूमरस वीडियोज़ ऑन यूट्यूब। तो बहुत सी ख़वातीन घर में भी कर सकती हैं अगर वो मोटिवेटेड हों तो ना, और उनको टाइम दिया जाए। ये नहीं कि बाहर बच्चे रो रहे हैं, आवाज़ें मार रहे हैं और फिर कहना है कि जी आंटी एक्सरसाइज कर रही हैं, तो ऐसे तो नहीं होगा ना, आपको टाइम देना होगा उनको। ठीक है, एक्सरसाइज एक फैक्टर हो गया, डाइट का जो फैक्टर है। डाइट में जी देखिए, डाइटिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपके घर की इन्वायरमेंट स्ट्रेसफुल ना हो, कि आप भूखे हैं तो जाहिर है आपको गुस्सा भी आएगा, आप थकेंगे भी, आपकी एनर्जी भी थोड़ी उस लेवल की नहीं होगी जो है। तो फिर डाइटिंग को करने के लिए आपकी एनवायरनमेंट सपोर्टिव होनी चाहिए। ठीक है ना, ये नहीं है कि आपने सुबह रोटी नहीं खाई और अब आप बच्चों को देख रहे हैं, आपने कपड़े भी धोने हैं, आपने पोछा भी लगाना है, और ऐसे कैसे डाइटिंग हो सकती है। तो आपकी इन्वायरमेंट सपोर्टिव होनी बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए एक बैलेंस होना, आपका फूड इनटेक बैलेंस्ड होना, इतना होना कि आप एनर्जेटिक भी रहें और आप काम भी करें और एक्सरसाइज भी करें। मेन चीज़ जो है ना उसमें यही है कि कार्ब्स आप कम करते हैं, लेकिन अब जो यानी आटा, चावल। लेकिन अब जो एक नया कॉन्सेप्ट है वो ये है फरा, कि खाली कार्ब्स रिड्यूस ना करें, आप कार्ब्स को प्रोटीन और फैट के साथ मिक्स करें, फिर आपकी शुगर एलिवेट नहीं होगी। ठीक है। ठीक है, हमारे यहाँ पे ये है कि हम रोटी खाते हैं, सालन खाते हैं, पानी पीते हैं, बस। हमारे यहाँ पे सैलड का इंटेक बिल्कुल ज़ीरो है। जब हम मरीज़ों को कहते हैं कि जी आपने रूटीन में खीरा शामिल करना है, तो हफ्ते में 1-2 दिन खाएंगे फिर छोड़ देंगे। तो ग्रीन सैलड्स असल चीज़ हैं जो आपके कार्ब्स को रोकते हैं, क्योंकि प्रोटीन तो चले आप दाल है या गोश्त है वो आप ले रहे हैं, अगर आप सैलड नहीं ले रहे हैं तो आपका वो ट्रायंगल पूरा नहीं हो रहा। उस ट्रायंगल को पूरा तब होगा जब आप अच्छी क्वांटिटी सैलड की लेंगे। ये नहीं कि आपने 2 खीरे की स्लाइसेस खा लिए तो जी मैंने सैलड ले लिया, नहीं। आपका फुल एक कुकम्बर होना चाहिए। रात को आप अगर कुकम्बर नहीं ले सकते तो सलाद के पत्ते और बंद गोभी लें। तो ग्रीन रॉ सैलड होना आपकी डाइट में बहुत ज़रूरी है। ठीक है। सो ये कुछ चीज़ें हैं कि जिसके साथ फिर हम अपनी शुगर को बेहतर कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको ना, मसलन ये कि 2 बॉइल्ड एग्स को अगर आप एक छोटी सी चॉकलेट की बार के साथ कंबाइन करके खाएंगे, आपकी शुगर पीक नहीं करेगी, क्योंकि एग में प्रोटीन बहुत रिच है, उसमें फ़ैट बहुत रिच है, और चॉकलेट में ज़ाहिर है शुगर्स हैं। तो ये चीज़ें जब आप मिलाएंगे ना
फिर प्रॉब्लम नहीं होता। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है कि प्रोटीन, कार्ब और फैट ठीक है, तीनों इकट्ठे, इन तीनों को इकट्ठा जो है वो लिया जाए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मदिया, आज आप साथ रही और हमारे साथ आपने डायबिटीज़ से मुतालिक इन्फॉर्मेशन शेयर की। हमें लगता है ना कि ये मसला हमारा नहीं है, शायद अभी ना हो, लेकिन जितनी तेज़ी से पाकिस्तान में ये मर्ज़ फैल रहा है, हम सबको इसके बारे में बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे अगर फैमिलीज़ में है रन हो रहा, तो फिर ये तमाम बातें जिनका जिक्र यहाँ पे डॉक्टर मदिया ने किया है, ये सब वो गाइडलाइंस है जिनको फॉलो करने की हम सबको बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सेहत हमारी अच्छी है तो फिर हम दुनिया के बाकी सारे कामों की तरफ भी तवज्जो दे सकते हैं। आपकी सेहत अच्छी रहे, इसी दुआ के साथ हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलेंगे अपने आज के मेहमानों के साथ। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ, सारी वो ढूंढ